देखो अपन पढ़ रहे थे संख्यात्मक विश्लेषण पढ़ रहे थे। देखो देखो उसके अंदर अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं संख्यात्मक विश्लेषण में बीजीय व अबीजीय समीकरणों का हल। बीजीय व अबीजीय समीकरणों का हल। का संख्यात्मक हल अपन ऐसे कह सकते हैं भाई। बीजीय व अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक हल। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन of algebraic and transcendental equation। बीजीय व अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक हल अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो मूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसकी अपन बात करेंगे। देखो यहां पर बीजीय व अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक हल। देखो बीजीय समीकरण का मतलब तो क्या होता है। देखो ऐसा समीकरण जो चर अक्ष में बहुपद हो। देखो परिभाषा लिख लेना बीजीय समीकरण की। बीजीय समीकरण का मतलब है अलजेब्रिक इक्वेशन। देखो वह समीकरण जो चर अक्ष में बहुपद हो। देखो बीजीय समीकरण का मतलब है वह समीकरण जो चर अक्ष में बहुपद हो। वह समीकरण जो चर अक्ष में बहुपद हो उसको अपन कहेंगे बीजीय समीकरण। जैसे मान लो इस समीकरण की अपन बात कर रहे हैं, मान लो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की अपन बात कर रहे हैं, या मान लो कोई भी इक्वेशन ले रहे हैं। देखो इस टाइप का अगर समीकरण है तब उसको अपन कहेंगे देखो बीजीय समीकरण। इस टाइप का अगर समीकरण है तब वो क्या कहलाता है, बीजीय समीकरण कहलाता है। बीजीय समीकरण का मतलब है वह समीकरण जो चर अक्ष के अंदर बहुपद हो। देखो अबीजीय समीकरण का मतलब क्या। देखो ऐसा समीकरण जिसके अंदर मान लो e की पावर x आ रहा है, साइन x आ रहा है, log x आ रहा है, तब उसको अपन कहेंगे अबीजीय समीकरण। अबीजीय समीकरण ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन वह समीकरण जिसमें मान लो चर घातांकी फलन हो, यानी e की पावर x हो। देखो वह समीकरण जिसमें चर घातांकी फलन या मान लो त्रिकोणमितीय फलन हो, साइन एक्स हो, कोस एक्स हो, या मान लो जैसे अपन बात कर सकते हैं लघुगणकीय फलन की बात कर सकते हैं, लोग वाला फंक्शन हो। उसको कहते हैं अबीजीय समीकरण कहते हैं। देखो ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जो चर अक्ष में बहुपद होता है उसको तो कहेंगे बीजीय समीकरण, और जिसके अंदर मान लो e की पावर x आ रहा है, साइन x आ रहा है, log x आ रहा है, ऐसा अगर कोई समीकरण है तब उसको कहते हैं अबीजीय समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, मान लो ये समीकरण है, e की पावर x माइनस साइन x बराबर 0 लिख दिया अपन ने। कोई भी इक्वेशन x माइनस log x ऐसे लिख दिया। इस टाइप के जो समीकरण है उनको अपन कहेंगे अबीजीय समीकरण। यहां अपन सीखेंगे देखो इनकी मूल ज्ञात करना। मूल का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं मूल। मूल का मतलब है देखो चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है।
चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसको अपन कहते हैं मूल कहते हैं। देखो यहां अगर अपन बात जानते हैं, देखो अगर एन घात का अगर कोई बीजीय समीकरण है तो उसके कितने मूल होते हैं? ठीक एन मूल होते हैं। दो घात का अगर कोई बीजीय समीकरण है तो उसके ठीक दो मूल होते हैं। देखो तो मूल का मतलब है चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। देखो अब यहाँ पे जैसे e की पावर x माइनस साइन एक्स बराबर 0 दे रखा है, तो अपने को x का ऐसा मान देखना जो इसको संतुष्ट करेगा। देखो वो क्या कहलाता है? इसका मूल कहलाता है। देखो तो एक परिभाषा लिख लेना मूल की। देखो मूल का मतलब होता है रूट, चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है। चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है मूल कहलाता है। चर का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसको अपन कहते हैं मूल कहते हैं। बीजगणित का मूल पर में अपन जानते हैं। देखो एक अगर एन घात का कोई बीजीय समीकरण है, देखो एन घात का बीजीय समीकरण है, उसकी ठीक एन मूल होते हैं। देखो एन घात की बीजीय समीकरण की एन घात की बीजीय समीकरण के ठीक एन मूल होते हैं। एन घात की बीजीय समीकरण के ठीक एन मूल होते हैं। बीजगणित का मूल पर में कहलाता है। देखो अगर दो घात का कोई समीकरण है, मान लो दो घात का अगर कोई बीजीय समीकरण है तो उसके ठीक दो मूल आएंगे। देखो तीन घात का अगर कोई बीजीय समीकरण है तो उसके ठीक तीन मूल होते हैं। देखो बीजगणित का मूल पर में होता है नहीं भाई। अगर दो घात का अगर कोई समीकरण है तो उसके दो ही मूल होते हैं। दो घात का अगर बीजीय समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे। तीन घात का बीजीय समीकरण है तो उसके तीन मूल होंगे। देखो एन घात का अगर कोई बीजीय समीकरण है तो उसके ठीक एन मूल होते हैं। देखो एन घात का अगर बीजीय समीकरण है तो उसके ठीक एन मूल होंगे। देखो यहां अपन देखो मूल ज्ञात करने की विधि पढ़ेंगे। देखो जिसके अंदर अपन न्यूटन रेप्सन विधि, द्विभाजन विधि, रेगुलर फाल्सी मेथड वो सारे पढ़ेंगे। देखो एक होता है देखो देकार्ते का चिन्ह नियम होता है। एन घात की समीकरण के ठीक एन मूल होते हैं। देखो देकार्त का चिन्ह नियम है। देखो देकार्त का चिन्ह नियम Descartes rule of sign। देखो अगर अपने को ये देखना है, मान लो कोई समीकरण दे रखा है, उसके अधिकतम धनात्मक मूल कितने होंगे और अधिकतम ऋणात्मक मूल कितने होंगे, वो अपन इस नियम से देख सकते हैं। देखो सुनेंगे इस बात का क्या मतलब है। देखो जैसे मान लो कोई भी अगर अपने को समीकरण दे रखा है, जैसे मान लो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मैंने ले लिया। देखो अब इसके अधिकतम धनात्मक मूल कितने होंगे, तो वो ये देख लो कि इसमें चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हुआ। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो प्लस से माइनस एक बार यहां परिवर्तन हुआ, फिर एक बार माइनस से प्लस वापस परिवर्तन हुआ। देखो तो जितनी बार इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है उतने इसके अधिकतम धनात्मक मूल होते हैं। देखो भाई अधिक से अधिक इसके पॉजिटिव रूट कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। देखो भाई एग्जैक्टली अपन नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि अधिकतम इसके जो पॉजिटिव रूट आएंगे वो कितने आएंगे? दो आएंगे। देखो जितनी बार इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है उतने ही इसके अधिकतम धनात्मक मूल होते हैं। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है प्लस से माइनस, एक बार माइनस से प्लस हुआ। देखो तो जितनी बार इसमें चिन्ह परिवर्तन होता है उतने क्या होते हैं? इसके धनात्मक मूल होते हैं। देखो ऐसे ऋणात्मक मूल अगर देखने तो एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो, एक्स की जगह माइनस एक्स करने के बाद में ये देखेंगे कितनी बार चिन्ह में परिवर्तन हुआ। जितनी बार चिन्ह में परिवर्तन हुआ उतने उसके ऋणात्मक मूल होते हैं। तो लिख लेना देखो ये बात, समीकरण पी एन एक्स बराबर 0 है। देखो समीकरण पी एन एक्स बराबर 0 अधिकतम धनात्मक मूलों की संख्या, अधिकतम धनात्मक मूलों की संख्या वो बराबर होती है पी एन एक्स में चिन्ह परिवर्तन की संख्या के बराबर।
अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या यानी मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने होंगे देख, तो उनकी जो संख्या होती है वो बराबर होती है पी एन एक्स में चिन्ह परिवर्तन की संख्या के बराबर होती है। पी एन एक्स में चिन्ह परिवर्तन की संख्या के बराबर होती है। अधिकतम इसके धनात्मक मूल कितने होंगे वो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देख, जितनी बार इसमें चिन्ह परिवर्तन हुआ है ना उतने इसके क्या होंगे, अधिकतम पॉजिटिव रूट होंगे। देख, ऐसे अपन ये कह सकते हैं अगर अधिकतम ऋणात्मक मूल अपने को देखने हैं, देखो अधिकतम ऋणात्मक मूल अगर अपने को देखने हैं, देखो अधिकतम ऋणात्मक मूलों की संख्या वास्तविक मूल्यों की बात कर रहे हैं अपन। देखो अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की जो संख्या आती है वो किसके बराबर आती है, पी एन माइनस एक्स में चिन्ह परिवर्तन की संख्या के बराबर आती है। यानी एक्स की जगह उसमें माइनस एक्स कर देंगे, फिर देखेंगे कितनी बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। जितनी बार चिन्ह परिवर्तन होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, ऋणात्मक मूल होंगे। देखो बिल्कुल आसान सी बात अपन देख रहे हैं, अधिकतम धनात्मक मूल्यों की कोई भी अगर अपने को बीजीय समीकरण दे रखा है, देखो तो उसके अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या अगर देखनी है तो ये देख लेंगे पी एन एक्स में चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हुआ, जितनी बार चिन्ह परिवर्तन हुआ उतने उसके अधिकतम धनात्मक मूल्य होंगे। देखो अगर ऋणात्मक मूल्यों की संख्या देखनी है तो एक्स की जगह माइनस एक्स कर देंगे, फिर उसमें देखेंगे कितनी बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है, जितनी बार चिन्ह परिवर्तन हुआ अधिकतम ऋणात्मक मूल्य उतने ही होते हैं। देखो उसके वही एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो इसकी बात कर रहे हैं अपन, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 की अगर अपन बात करें, देखो तो यहां पी एन एक्स बराबर कितना हो गया, देखो पी एन एक्स बराबर कितना हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया। देखो ये हो गया। देखो अब ये देखो कितनी बार चिन्ह परिवर्तन हुआ इसमें, यहां पर देख रहे हैं, देखो ये प्लस है ये माइनस है, देखो तो एक बार चिन्ह परिवर्तन यहां हो रहा है एक बार यहां पे हो रहा है। देखो तो अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। देखो अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर अपने को ये देखना है ऋणात्मक मूल कितने होंगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स कर दो। देखो ऋणात्मक मूल्यों की संख्या अगर देखनी है तो एक्स की जगह कर देंगे माइनस एक्स कर देंगे। देखो ऋणात्मक मूल्यों की संख्या देखने के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स कर देंगे। देखो एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स करूंगा तो कितना आएगा इसका मान, देखो ये तो प्लस ही रहेगा एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा। देखो ये बन जाएगा। अब इसमें चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हुआ है, कितनी बार भी नहीं हुआ। देखो चिन्ह परिवर्तन हो ही नहीं रहा है इसके अंदर। देखो तो अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या देखें तो वो कितनी आएगी, 0 आएगी। अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या कितनी होगी, 0। अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या कितनी होगी, 0। तो वैसे भी अगर अपन देखें तो देखो ये जो समीकरण है इसके मूल क्या आते हैं, भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के अगर मूल्यों की बात करें तो क्या मूल होंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। देखो तो इसके मूल अगर निकालें तो मूल क्या आते हैं, 2 और 3 आते हैं। देखो तो अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ऋणात्मक मूल इसका कोई भी नहीं आ रहा। देखो तो देखार्थे के चिन्ह नियम से अपन ये देख सकते हैं कि अधिकतम धनात्मक मूल कितने होंगे, अधिकतम ऋणात्मक मूल कितने होंगे। देखो ये 2 घात का समीकरण है तो अपन वैसे देख सकते हैं, मान लो 5 घात का समीकरण दे रखा है तो वहां अपने ये नियम थोड़ा कम में आ सकता है। अधिकतम इसके वास्तविक धनात्मक मूल कितने होंगे, ऋणात्मक मूल कितने होंगे वो अपन देख सकते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका, देखो जितनी बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है वो देख लो। देखो जितनी बार इसमें चिन्ह परिवर्तन हुआ है उतने अधिकतम इसके धनात्मक मूल हो सकते हैं। देखो फिर एक्स की जगह माइनस एक्स कर देंगे, फिर अधिकतम ऋणात्मक मूलों की संख्या देख सकते हैं। देखो जैसे कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, मान लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये देख रहे हैं। देखो कि अधिकतम धनात्मक व ऋणात्मक मूल्यों की संख्या पूछी गई है। देखो अधिकतम धनात्मक व ऋणात्मक मूल्यों की संख्या पूछी गई, ऋणात्मक वास्तविक मूल्यों की संख्या पूछी गई, ऐसे कह देते हैं वास्तविक मूल्यों की संख्या। तो
तो यहां अगर अपन देखें तो देखो पी एन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पी एन एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। देखो अब ये देखो इसमें चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हुआ है भाई, यहां अपन देख रहे हैं देखो ये तो प्लस हो गया, तो एक बार चिन्ह परिवर्तन यहां पे हुआ, देखो फिर एक बार माइनस से प्लस हुआ, देखो दो बार चिन्ह परिवर्तन हो रहा है, देखो एक बार प्लस से माइनस हुआ, एक बार माइनस से प्लस हुआ, देखो दो बार चिन्ह परिवर्तन हुआ। देखो तो अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या अगर देखें तो इसकी कितनी आएगी, दो। अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या आएगी, दो आएगी। अधिकतम धनात्मक मूल्यों की संख्या आएगी, दो आएगी। ऋणात्मक मूल्यों की संख्या देखने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक्स की जगह कर देंगे माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो एक्स की जगह कर देंगे माइनस एक्स, तो यहां पे कितना बनेगा, देखो ये बनेगा एक्स की जगह माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, देखो माइनस एक्स प्लस वन है। देखो ये तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हुआ है, केवल एक बार हुआ है। देखो तो इसके अधिकतम ऋणात्मक मूल्य कितने हो सकते हैं, देखो अधिकतम ऋणात्मक मूल्य वो कितना हो सकता है, इसका एक हो सकता है। देखो अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या हो सकती है, एक हो सकती है। देखो ये तो एक वैसे ही अपन समझने के लिए देख रहे हैं, बाकी अभी मूल ज्ञात करना सीखेंगे। देखो दे रखा है वहां पे थोड़ा सा ये देकार्ते का चिन्ह नियम, तो अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या कितनी हो सकती है, इसकी एक हो सकती है। अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या कितनी हो सकती है, वन हो सकती है। देखो उसके बाद में अपन सीख रहे हैं मूल ज्ञात करना, और मूल ज्ञात करने के लिए देखो वास्तविक विश्लेषण में एक थ्योरम होती है बोल्जनो थ्योरम, वो अपन यहां काम में लेंगे। देखो बोल्जनो थ्योरम होती है, वो थ्योरम अपन यहां काम में लेंगे, सारी क्वेश्चन अपन उसी थ्योरम से ही करेंगे। देखो एक बोल्जनो थ्योरम होती है, वो अपन यहां पे काम में लेंगे। देखो बोल्जनो थ्योरम ये कहती है, देखो यदि फ्लेन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, देखो यदि फ्लेन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत, अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। देखो सतत का मतलब यहां पर ये देखो इसके अंदर परिभाषित है, फ्लेन एफ एक्स का मान इस अंतराल में कहीं भी इनफाइनाइट वगैरह नहीं बन रहा। देखो सतत का मतलब केवल इतना ही है कि फ्लेन का ग्राफ अपन कंटिन्यूअस बना सकते हैं। देखो यहां पर तो यदि फ्लेन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। देखो तथा एफ ए व एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, एफ ए व एफ बी हैं वो विपरीत चिन्ह के हैं। देखो एफ ए व एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं। देखो तब समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो, समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का एक मूल ए व बी के मध्य विद्यमान होता है। देखो ए व बी के मध्य विद्यमान होता है। ये बात अपन कह रहे हैं देखो बोल्जनो थ्योरम से, नाम भी लिख लेना है इसका साइड में। देखो बोल्जनो प्रमेय, देखो वास्तविक विश्लेषण में अपन इसको पढ़ते हैं, बोल्जनो थ्योरम होती है। देखो देखो इस बात को अपन वैसे समझ भी सकते हैं। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो ये थ्योरम ये कहती है कि यदि फ्लेन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, देखो क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होने का मतलब फ्लेन एफ का इस अंतराल में ग्राफ है वो कंटिन्यूअस बन रहा है। देखो अगर एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं, जैसे मान लो एफ ए पे फंक्शन का मान आ रहा है नेगेटिव आ रहा है और इस पे फंक्शन का मान पॉजिटिव आ रहा है। देखो इस पे फंक्शन का मान नेगेटिव है, इस पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है, तब समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का जो मूल होता है वो हमेशा ए और बी के बीच में एक मूल विद्यमान होगा। अगर ए पे फंक्शन का मान नेगेटिव है, बी पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है, तो इस समीकरण का एक मूल हमेशा ए और बी के बीच में मिलेगा अपने को। देखो और वो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। ये बात देखो मूल का मतलब क्या है, ऐसा मान जहां पे फंक्शन का मान जीरो होगा। जैसे अपन अगर ग्राफ बनाते हैं, मान लो इधर तो ले लिया अपन एक्स ले लिया, मान लो यहाँ पे एफ एक्स ले लिया। देखो ये अपने अंतराल देख लिया, मान लो यहाँ पे बिंदु ए है, देखो यहाँ पे बिंदु बी है, देखो ये बिंदु ए है। देखो अब इस फंक्शन का ग्राफ बनाए, जैसे मान लो ए पे तो फंक्शन का मान आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ए पे फंक्शन का मान पॉजिटिव आने का मतलब जैसे यहाँ पे आ रहा है देखो फंक्शन का मान,
और बी पे फंक्शन का मान नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पे आ रहा है। देखो अपने ये मान लिया कि ए पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है और ए पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा। इधर तो अपन एक्स लिख रहे हैं, इधर एफ एक्स लिख रहे हैं। देखो तो ए पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब ये बिंदु यहां पे आएगा। देखो बी पे फंक्शन का मान नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब ये बिंदु यहां पे आएगा। देखो अब अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ एक बार यहां से जाएगा। देखो और जिस बिंदु से यहां पे गुजरेगा वहां पे फंक्शन का मान क्या बनेगा, 0 बनेगा। देखो मान लो ये कोई भी बिंदु है, देखो ये बिंदु मान लो अपने सी कह दिया तो सी पे फंक्शन का मान 0 बन रहा है। देखो एफ एक्स इधर ही तो बना रहे हैं अपन, एफ एक्स को अपन इधर बना रहे हैं तो सी पे देखो एफ एक्स का मान 0 बन रहा है और सी पे एफ एक्स का मान 0 बन रहा है। इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, इसका एक मूल हो जाएगा। देखो सी इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, एक मूल हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो यानी सी क्या होगा, इस फंक्शन का एक मूल हो जाएगा। देखो तो बोल्जनो थ्योरम ये कहती है कि अगर ए पे फंक्शन का मान लो नेगेटिव है, बी पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है, या ए पे पॉजिटिव है बी पे नेगेटिव है, देखो तब इस समीकरण का एक मूल हमेशा ए और बी के बीच में अपने को मिलेगा। देखो बोल्जनो थ्योरम ये कहती है ए और बी के बीच में हमेशा इस समीकरण का एक मूल विद्यमान होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा देखो इस फंक्शन का ग्राफ यहां से गुजरेगा और यहाँ पे गुजरेगा तो यहाँ पे फंक्शन का मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो इस बिंदु पे फंक्शन का मान क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखो तो बोल्जनो थ्योरम से ही अपन मूल निकालेंगे। देखो सारे पे दो तरीके, एक तो ग्राफ की विधि होती है, बोल्जनो थ्योरम होती है। बोल्जनो थ्योरम से निकालने पड़ेंगे क्योंकि ग्राफ तो बना नहीं पाएंगे यहाँ पे, बोल्जनो थ्योरम से अपन मूल निकालेंगे। देखो ये बात समझ रहे हो या नहीं। देखो दोबारा एक बार अपन देखते हैं। देखो बोल्जनो थ्योरम ये कहती है कि यदि प्लेन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, फिर अपन क्या करेंगे, ए पे फंक्शन का मान निकालेंगे, बी पे फंक्शन का मान निकालेंगे। यदि ए पे नेगेटिव आ रहा है, बी पे पॉजिटिव आ रहा है, या ए पे पॉजिटिव आ रहा है, बी पे नेगेटिव आ रहा है, तो इस समीकरण का एक मूल हमेशा ए और बी के बीच में अपने को मिलेगा। देखो कोई ना कोई ए और बी के बीच में ऐसा मान होगा जहां पे फंक्शन का मान 0 बनेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे अपन देख सकते हैं इस फंक्शन का ग्राफ यहां से गुजरेगा। देखो और यहाँ पे अगर बिंदु सी पे अपन बात करें तो सी पर एफ एक्स का मान कितना है, सी पे एफ एक्स का मान तो 0 ही होगा। देखो फिर सी पे एफ एक्स का मान तो कितना है, 0 है। देखो तो ए और बी के बीच में हमेशा अपने को एक मूल मिल जाएगा। देखो ए और बी के बीच में हमेशा इस समीकरण का एक मूल होता है। मूल ज्ञात करने की 3-4 विधियां हैं अपने सिलेबस के अंदर, देखो वो अपन देख रहे हैं। मूल ज्ञात करने की विधि देखो, मूल ज्ञात करने की विधि। मूल ज्ञात करने की विधि देखो, पहला मेथड अपन देख रहे हैं। देखो द्विभाजन विधि। एक तो होता है देखो द्विभाजन विधि होती है, बाइसेक्शन मेथड होता है। सेकेंड होता है न्यूटन रेप्सन विधि होती है। देखो न्यूटन रेप्सन विधि होती है। शॉर्ट में जिसको एनआर मेथड कहते हैं। एक होता है देखो मिथ्या स्थिति विधि होती है। एक पुनरावर्ती विधि होती है। ये जो मेथड है वो अपने सिलेबस में दे रखे हैं। देखो एक ग्राफी विधि होती है। ग्राफी विधि हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखी है, ग्राफी विधि वो सिलेबस के अंदर नहीं दे रखी है। देखो तो ये चारों मेथड अपन देख रहे हैं। देखो अभी ये चारों मेथड अपन पढ़ेंगे। देखो तो सबसे पहली बात तो देखो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में यही क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि मूल ज्ञात करने की निम्न में से कौन सी विधि है। मान लो विधि का नाम ही पूछ लें। देखो तो सबसे पहली बात तो अपन देख रहे हैं। देखो मूल ज्ञात करने के लिए कौन कौन से मेथड अपन देख सकते हैं। देखो द्विभाजन विधि, न्यूटन रेप्सन विधि, मिथ्या स्थिति विधि, पुनरावर्ती विधि। देखो ये सारे मेथड अपन देख सकते हैं। देखो सबसे आसान जो विधि है वो द्विभाजन विधि है। देखो और सारे क्वेश्चन अपन करेंगे द्विभाजन विधि से ही। देखो क्योंकि बाकी क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे बिना कैलकुलेटर के। न्यूटन रेप्सन विधि अगर अपन काम में लेंगे तो बिना कैलकुलेटर के नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपने को करना पड़ेगा। अगर मूल ज्ञात करना पूछा जाता है तो वो करेंगे अपन द्विभाजन विधि से। देखो किसी भी विधि से निकालो मूल से ही नहीं आएगा।
ये मूल लगभग बराबर ही आएगा देख, किसी भी विधि से अपन करें तो देख। तो यहाँ इनकी जो बेसिक बातें हैं वो अपन पढ़ेंगे, सूत्र वगैरह है या इनकी जो बेसिक बातें हैं वो अपन देखेंगे देख। यहां तक ठीक है कि बात देखो देखें। फिर मूल ज्ञात करने के लिए ये सारे मेथड अपन काम में ले सकते हैं देखो। द्विभाजन विधि होती है, न्यूटन रेप्सन विधि होती है, मिथ्या स्थिति विधि होती है, पुनरावर्ती विधि होती है देखो। ग्राफ ही विधि में अपन ग्राफ बनाते हैं देखो, ग्राफ ही विधि के अंदर फंक्शन का ग्राफ बना के फिर अपन देखते हैं मूल ज्ञात करते हैं देखो। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं देखो द्विभाजन विधि पढ़ रहे हैं देखो, द्विभाजन विधि पढ़ रहे हैं देखो, बाइसेक्शन मेथड। द्विभाजन विधि में अपन क्या करेंगे देखो, सारे इधर सुनेंगे एक बार। ये जो विधि है वो बोल्जनो थ्योरम पे आधारित है देखो। जैसे मान लो अपने को ये फंक्शन दे रखा है, सुनेंगे इधर सुनेंगे देखो। अब इसके मूल अगर अपने को ज्ञात करने हैं तो अपन क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले अपनी इच्छा से अपन एक मान ले लेंगे, मान लो 0 ले लिया मैंने देखो। अब 0 पे इसका मान निकाल के देखेंगे देखो। मान लो 0 पे इसका मान आ गया नेगेटिव आ गया, सपोज 0 पे इसका मान आ रहा है, मान लो इस फंक्शन का मान नेगेटिव आ रहा है देखो। फिर अपन क्या करेंगे 1 पे इसका मान निकालेंगे, 1 पे भी इसका मान सपोज आ गया नेगेटिव आ गया देखो। फिर अपन क्या करेंगे इसका मान 2 पे निकालेंगे, 2 पे इसका मान सपोज आ गया पॉजिटिव, ये आ गया देखो। तो इसका मतलब इस समीकरण का एक मूल कहां पर आएगा देखो, 1 और 2 के बीच में आएगा देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। भाई अगर मान लो 0 पे इसका मान निकाल रहे हैं, 0 पे इसका मान नेगेटिव आ गया, फिर 1 पे इसका मान अपने निकाला वो भी नेगेटिव आ गया, फिर 2 पे इसका मान पॉजिटिव आ रहा देखो। तो 1 से 2 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। इसका मतलब इस समीकरण का एक मूल कहां पे होगा, 1 और 2 के बीच में होगा देखो। 1 और 2 के बीच में होगा तो अब अपन क्या करेंगे देखो, अपने को तो एग्जैक्ट मूल निकालना देखो। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लेंगे देखो। अब इन दोनों का मध्य बिंदु कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा देखो। अब 1.5 पे वापिस अपन फंक्शन का मान निकालेंगे देखो। 1.5 पे फंक्शन का मान आ गया सपोज पॉजिटिव आ गया वापिस। मान लो 1.5 पे अपन फंक्शन का मान निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आ गया देखो। अब 1 पे तो इसका मान क्या था, नेगेटिव था, और 1.5 पे इसका मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है देखो। तो इसका मतलब इसका जो मूल होगा वो कहां पर होगा, 1 और 1.5 के बीच में होगा देखो। 1 और 1.5 के बीच में आएगा देखो। बात समझ रहे हो क्या देखो भाई, यहां अपन देख रहे हैं देखो 1 पे तो इसका मान नेगेटिव था, 2 पे पॉजिटिव था। अब यहां ऑप्शन में वाले तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। मान लो 1 और 2 के बीच में एक ही ऑप्शन है तो वही अपना उत्तर हो जाएगा देखो। 1 और 2 के बीच में अगर एक ही ऑप्शन अपने को दे रखा है तो वही अपना उत्तर है देखो। अब मान लो 1 और 2 के बीच में 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे देखो। अब x1 का मान आ गया 1.5 आ गया देखो। अब 1.5 पे अपन फंक्शन का मान निकालेंगे देखो। अगर 1.5 पे इसका मान 0 बन जाता है तो ये इसका एक मूल हो जाएगा देखो। अगर 1.5 पे फंक्शन का मान 0 आ जाता है तो ये इसका एक मूल हो जाएगा देखो। लेकिन मान लो इस पे इसका मान पॉजिटिव आ गया देखो, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इसका मूल कहां पे होगा, 1 और 1.5 के बीच में होगा देखो। यानी इसका जो मूल आएगा वो इस अंतराल में आएगा देखो। अब अगर 1 और 1.5 के बीच में एक ही ऑप्शन है तो वही अपना उत्तर हो जाएगा देखो, है ना। फिर अगर मान लो इसके बीच में 1 और 1.5 के बीच में भी अपने पास 2 ऑप्शन है देखो, तब अपन क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे देखो। दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग देंगे देखो। जो क्वेश्चन किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। हालांकि ये तो यहीं से पता लग जाएगा, 1 और इतने नजदीक देते भी नहीं, 1 और 1.5 के बीच में अगर एक ही ऑप्शन है तो उसी को उत्तर कर देंगे अपन, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, दोबारा जोड़ के दोनों को भाग देंगे देखो। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1.25 आ जाएगा देखो। अब 1.25 पे फंक्शन का मान देखेंगे देखो। 1.25 पे मान लो फंक्शन का मान आ रहा है वो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका एक मूल हो गया देखो। लेकिन 1.25 पे फिर फंक्शन का मान आ गया, मान लो सपोज पॉजिटिव आ गया देखो, तो इसका मतलब मूल कहां पर होगा, 1 और 1.25 के बीच में होगा देखो। इसका मतलब इस समीकरण का एक मूल कहां पर आएगा, 1 और 1.25 के बीच में आएगा देखो। इसके बीच में आएगा देखो, ये अपन कह सकते हैं देखो। इस तरीके से अपन इसके मूल ज्ञात करेंगे देखो। मान लो इसका मान आ जाता है नेगेटिव आ जाता है, 1.25 पे अगर इसका मान नेगेटिव आ जाता है देखो, और 1.25 पे तो इसका मान नेगेटिव आ रहा है और इस पे इसका मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मूल कहां पे होगा, फिर 1.25 और 1.5 के बीच में होगा देखो, ये अपन कह सकते हैं भाई। अगर 1.25 पे इसका मान पॉजिटिव आता है तब तो इसका मतलब मूल कहां पर आएगा, 1 और 1.25 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 पे तो इसका मान नेगेटिव है देख, और 1.25 पे इसका मान पॉजिटिव है, तो मूल कहां पर होगा, 1 और 1.25 के बीच में होगा देख। लेकिन अगर 1.25 पे नेगेटिव आता है, एक पे भी नेगेटिव है और 1.25 पे भी नेगेटिव है, लेकिन 1.5 पे पॉजिटिव है देख, तो इसका मतलब मूल कहां पर होगा, फिर 1.25 और 1.5 के बीच में होगा देख। तो इन दोनों के बीच में जो ऑप्शन होगा वो अपना उत्तर हो जाएगा देख। अब इसके भी नजदीक ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते रहो,
तब तक देते रहेंगे जब तक अपना सही उत्तर नहीं आता भाई। जब तक सही उत्तर नहीं आएगा तब तक इसमें भाग देते रहते हैं। तो द्विभाजन विधि है वो सबसे सरल है और क्वेश्चन इसी से करना पड़ेगा अपने को। देखो चाहे न्यूटन रेफसन विधि से पूछें किसी से भी पूछें, क्वेश्चन इसी तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन रेफसन विधि वैसे अगर अपन काम में लेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है उसमें। इस तरीके से अपन मूल देख सकते हैं। फिर न्यूटन रेफसन विधि से मूल निकालें या किसी भी विधि से निकालें, मूल तो सेम ही आएगा, देखो लगभग बराबर ही आएगा। तो अपन क्वेश्चन करने के लिए यही तरीका काम लेंगे देखो ज्यादातर। तो पहले इसका थोड़ा मेथड लिख लेना देखो द्विभाजन विधि का। मेथड ये देखो, समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का, समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल ज्ञात करने के लिए देखो, समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ ए व एफ बी ज्ञात करेंगे। देखो ए पे फंक्शन का मान निकालेंगे, बी पे फंक्शन का मान निकालेंगे। देखो एफ ए व एफ बी ज्ञात करते हैं। मान लो ए पे तो फंक्शन का मान आ गया लेस देन 0, देखो ए पे तो फंक्शन का मान आ रहा है लेस देन 0 देखो, तथा बी पे फंक्शन का मान आ रहा है ग्रेटर देन 0 देखो। ए पे फंक्शन का मान लेस देन 0 है, बी पे फंक्शन का मान ग्रेटर देन 0 देखो। तब मूल कहां पर आएगा, ए और बी के बीच में आएगा। देखो तब मूल कहां पर होगा, ए और बी के मध्य विद्यमान होगा। तब मूल ए व बी के मध्य विद्यमान होगा। अब ए और बी के बीच में अगर एक ही ऑप्शन है तो वही अपना उत्तर है। ए और बी के बीच में अगर एक ही ऑप्शन दे रखा है तो वही अपना उत्तर हो जाएगा। अगर मान लो ए और बी के बीच में दो ऑप्शन आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, ए और बी का मध्य बिंदु लेंगे। देखो अगर ए और बी के बीच में दो ऑप्शन आ रहे हैं तो ए और बी का मध्य बिंदु ले लेंगे। देखो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, ए व बी का मध्य बिंदु लेंगे। देखो सपोज उसको मैं कह रहा हूं x1 कह रहा हूं, देखो ये ज्ञात करेंगे। देखो ए व बी का मध्य बिंदु निकालेंगे, x1 कह दिया मैंने उसको, x1 बराबर हो गया a प्लस बी बाई 2 हो गया। देखो अब अपन क्या करेंगे, x1 पे फंक्शन का मान निकाल के देखेंगे। देखो x1 पे फंक्शन का मान निकाल के देखेंगे। देखो इस पे फंक्शन का मान निकालेंगे। देखो x1 पे फंक्शन का मान अगर आ जाता है मान लो 0, इसकी स्टेप लिख रहा हूं थर्ड के अंदर लिख लेना ये बात। x1 पे अगर फंक्शन का मान 0 आ जाता है, भाई मूल क्या होता है, ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x1 पे अगर फंक्शन का मान 0 हो जाता है तो इसका मतलब x1 क्या हो जाएगा, इस समीकरण का मूल हो जाएगा। देखो x1 क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। देखो x1 क्या होगा, मूल होगा। देखो x1 है वो क्या हो जाएगा, समीकरण का मूल हो जाएगा। देखो अगर मान लो x1 पे फंक्शन का मान आ जाता है ग्रेटर देन 0, देखो x1 पे फंक्शन का मान ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब मूल कहां पर होगा, फिर कहां पे होगा बताओ। ए पे तो फंक्शन का मान देखो लेस देन 0 है, ए पे तो फंक्शन का मान लेस देन 0 और x1 पे फंक्शन का मान ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब मूल कहां पर आएगा, ए और x1 के बीच में होगा। देखो मूल किस में होगा, क्लोज अंतराल a x1 के मध्य होगा। देखो मूल कहां पर होगा, अंतराल क्लोज इंटरवल a x1 में होगा। देखो इसमें होगा। देखो इससे अपन देखो मूल के नजदीक पहुंच रहे हैं। देखो भाई पहले ए और बी के बीच में पता लगा था, फिर दोनों का मध्य बिंदु ले लिया था, उससे अपन नजदीक जा रहे हैं मूल की तरफ। अगर मान लो x1 पे फंक्शन का मान आ जाता है लेस देन 0 आ जाता है। देखो यदि x1 पे फंक्शन का मान आ जाता है लेस देन 0, देखो तो इसका मतलब मूल कहां पर होगा, फिर x1 पे तो मान लेस देन 0 और b पे ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मूल कौन से अंतराल में होगा, x1 और b के बीच में होगा। देखो मूल होगा वो अंतराल x1 और b में होगा। इसमें होगा। देखो
भाई सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ए और बी के बीच में ए का मान, ए पे फंक्शन का मान निकाल लेंगे, बी पे फंक्शन का मान निकाल लेंगे। ए पे अगर नेगेटिव आ रहा है, बी पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब मूल ए और बी के बीच में होगा। देखो फिर अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते रहेंगे। देखो फिर इसका मध्य बिंदु निकाल लिया। अब इस पे अपन मूल निकाल के देखेंगे। देखो अगर इस पे फंक्शन का मान 0 आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण का मूल हो जाएगा। देखो लेकिन इस पे फंक्शन का मान ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मूल होगा ए और x1 के बीच में। देखो अगर x1 पे फंक्शन का मान लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब मूल होगा x1 और b के बीच में होगा। देखो अब इसके बीच में अगर एक ही ऑप्शन है तो ये अपना उत्तर हो गया। अगर इसके बीच में भी 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते रहो। तब तक अपन ये प्रक्रिया अपनाएंगे जब तक एग्जैक्ट मूल नहीं आ जाता। देखो फिर जो भी अंतराल आ रहा है उसको जोड़ के 2 का भाग देते रहो। मान लो ये आ गया अपने पास इंटरवल, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। देखो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, x2 आ जाएगा। फिर x2 पे फंक्शन का मान निकाल के देखेंगे। देखो तब तक अपन ये प्रक्रिया अपनाएंगे जब तक एग्जैक्ट मूल नहीं आता। देखो तो यहां ये बात लिख देते हैं अपन। देखो उपरोक्त विधि की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक, या ऐसे लिख देते हैं, उपरोक्त विधि की पुनरावृत्ति से अभीष्ट मूल ज्ञात करते हैं। अभीष्ट मूल ज्ञात करते हैं। तो द्विभाजन विधि, ये नाम से स्पष्ट है, द्विभाजन यानी 2 भागों में बांटते रहो। देखो यानी जो अंतराल आता है उसमें डिवाइड करते रहो उसको। देखो मध्य बिंदु निकालते रहो, उससे अपने को मूल का पता लग जाएगा। देखो अब इस विधि में देखो जो अभीषण होता है वो होता है रेखीय होता है। अब ये अभीषण की दर निकालना और वो अलग टाइप की बातें हैं। देखो डेरिवेशन से निकालते हैं, यहां थोड़ा सूत्र ये होता है। देखो अगर अभीषण की दर निकालनी है तो देखो वास्तविक मूल मानते हैं, इसका मान लो अल्फा मान लिया अपने। देखो वास्तविक मूल होता है इसका अल्फा। फिर अभीषण की दर निकालने का सूत्र ये होता है अल्फा माइनस एक्सएन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू होता है सी अल्फा माइनस एक्सएन। ये जो अप्रोक्सीमेशन है ना, इनसे फिर इनकी अभीषण की दर वगैरह निकाली जाती है। देखो की घात होती है, की होती है। देखो तो जो सी है उसको तो अपन कहते हैं देखो अभीषण की दर कहते हैं। ये जो सी होता है उसको तो कहा जाता है अभीषण की दर कहा जाता है। और ये जो के होता है उसको कहते हैं अभीषण की घात कहते हैं। अभीषण का मतलब ये देखो कितना जल्दी इसका जो मूल है वो अल्फा की तरफ कन्वर्ज होगा। देखो तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने मान लो x1 निकाल लिया, फिर x2 निकाल लिया। वास्तविक मूल इसका अल्फा है। देखो वास्तविक मूल इसका अल्फा है, तो अल्फा की तरफ कन्वर्ज होने की इसकी जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या होगी। देखो तो वो निकाली जाती है, सूत्र से निकाली जाती है। देखो तो यहां अपन थोड़ा सीधा उसको याद कर लेंगे। देखो नोट लगा के लिख लेना इसके अंदर। इसमें जो के का मान आता है वो 1 आता है। देखो इसमें जो के का मान आएगा वो 1 आएगा। देखो तो इस विधि में जो अभीषण की दर होती है वो रेखीय होती है। इस विधि में जो अभीषण की दर होती है वो रेखीय होती है। देखो इस विधि में अभीषण है वो रेखीय होता है। इस विधि में अभीषण होता है वो रेखीय होता है। अर्थात एक घातीय होता है। के का मान 1 आता है इसमें, अर्थात एक घातीय होता है। इस विधि में जो अभीषण होता है वो रेखीय होता है, अर्थात एक घातीय होता है। अभीषण की जो दर होती है वो होती है 1/2 की पावर n। अभीषण की जो दर होती है वो होती है 1/2 की पावर n होती है। ये रिजल्ट अपने को याद करने, डेरिवेशन काफी लंबे पड़ेंगे, ये नए कोई समझ में आएंगे, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। देखो तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से, ये रिजल्ट अपने को याद करने। देखो इस विधि में जो अभीषण होता है वो क्या होता है, रेखीय होता है, एक घातीय होता है। अभीषण की जो दर होती है 1/2 की पावर n होती है। कई बार ये पूछा गया कि द्विभाजन विधि है वो किस प्रमेय पे आधारित है, तो बोल्जनो प्रमेय पे आधारित है। देखो ये जो विधि है वो बोल्जनो प्रमेय पे आधारित है। देखो ये विधि बोल्जनो प्रमेय पर आधारित है। देखो बोल्जनो प्रमेय पर आधारित है। ये 2-3 बातें याद कर लेना। देखो थोड़ा सूत्र लिखना चाहो तो देखो अभीषण की दर के लिए सूत्र ये होता है। देखो सभी में अभीषण की दर अपन इसी से निकालेंगे। देखो अभीषण की दर निकालने का सूत्र ये है। देखो ये सूत्र होता है। देखो अल्फा माइनस एक्सएन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू सी अल्फा माइनस एक्सएन।
की पावर k होता है। देखो जहां अल्फा तो होता है इसका वास्तविक मूल होता है, अल्फा तो है इसका वास्तविक मूल, ये सूत्र ही होता है सभी विधियों में, इसी से निकालेंगे। देखो अल्फा तो वास्तविक मूल है, k कहलाता है अभिसरण की घात कहलाती है, k कहते हैं अभिसरण की घात कहते हैं। k होती है अभिसरण की घात, और c होती है अभिसरण की दर होती है। एक सूत्र है, थोड़ा अगर देखो तो, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसकी, ये अपने को रिजल्ट याद करने पड़ेंगे। देखो इसमें देखो अगर अपन देखें तो अपने को n बार अपने को वो करना पड़ेगा। देखो भाई xn प्लस वन, xn की अगर अपन बात करें तो n बार अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देख लिया कि मूल आ गए a और b के बीच में, फिर अपन क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, फिर x1 निकालेंगे, फिर x2 निकालेंगे, फिर x3 निकालेंगे, तो लास्ट में इसमें जो रिजल्ट आता है वो ऐसा आता है, अल्फा माइनस xn प्लस वन है वो लेस देन इक्वल टू आता है इससे। देखो 1/2 की पावर n b माइनस a की पावर आता है 1 आता है, ये आता है। देखो तो ये अभिसरण की जो दर है वो तो होगी 1/2 की पावर n होगी। भाई यहाँ पे अगर अपन देखिए, मान लो जैसे क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया। देखो पहली बार अगर अपन उसका मध्य बिंदु लेके अगर अपन उसको 2 का भाग देते हैं, या उसके अंतराल की लंबाई देखें तो वो कितनी हो जाएगी। भी जैसे ये अंतराल ले लिया अपन ने, मान लो क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया। देखो पहले तो अपन ये ले लिया, देखो तो इसकी लंबाई अगर देखें तो इस अंतराल की लंबाई कितनी होगी, b माइनस ए होगी। देखो इस अंतराल की लंबाई होगी b माइनस ए होगी। अब अपन क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु लेंगे। देखो इसका मध्य बिंदु लेंगे, फिर उस अंतराल की लंबाई देखेंगे। देखो तो फिर उस अंतराल की लंबाई कितनी आएगी, b माइनस a/2 ही तो आएगी। भाई यहाँ पे अपन इन दोनों का मध्य बिंदु ले लिया। देखो मध्य बिंदु ये आ गया मान लो, अब इस अंतराल की लंबाई देख रहे हैं अपन। देखो ये आगे वाला जो मूल मिलेगा वो अपने को कहां पे मिलेगा, या तो इस अंतराल में मिलेगा या इस अंतराल में मिलेगा। देखो तो उस अंतराल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, b माइनस a/2 होगी। देखो फिर अब ये मूल आ गया, अब इन दोनों का जैसे मध्य बिंदु लेंगे अपन, इन दोनों का मध्य बिंदु लेंगे, वो बीच में आएगा। देखो तो फिर इस अंतराल की लंबाई देखेंगे तो वो कितनी आएगी, b माइनस a/2 का स्क्वायर आएगा। देखो तो इस तरीके से ये जो वास्तविक मूल है ना उसकी तरफ कन्वर्ज होता है। देखो तो उससे अपन जो मान निकालते हैं उससे बनता है अल्फा माइनस xn प्लस वन लेस देन इक्वल टू ये बनता है। तो उससे जो अभिसरण की दर है वो तो कितनी आती है, 1/2 की पावर n आती है, और इसकी जो घात आती है वो कितनी होती है, 1 होती है। देखो ये निकाले जाते हैं, डेरिवेशन होते हैं इनके भी। तो यहां थोड़ा सा अपन ये बात याद कर लेंगे। देखो द्विभाजन विधि में जो अभिसरण होता है वो क्या होता है, रेखीय होता है, क्योंकि इसकी घात 1 आती है। देखो अभिसरण की जो दर होती है वो कितनी होती है, 1/2 की पावर n होती है। देखो ये जो विधि है वो बोल्जनो प्रमेय पे आधारित है। देखो ये जो विधि होती है वो बोल्जनो थ्योरम पे आधारित होती है। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो इसके क्वेश्चन पूछा गया, देखो सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये दे रखा था समीकरण, x की पावर 4 माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का मूल पूछा गया। देखो इसका एक मूल अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे अपने को दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 0.856, सेकंड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो 1.856, थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है देखो 2.7416, फोर्थ ऑप्शन अपने को दे रखा है 3.856। ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां देखो वही बोल्जनो थ्योरम काम में लेंगे अपन। देखो मूल ज्ञात करने के लिए बोल्जनो थ्योरम ही काम में लेनी है अपने को। देखो भाई आपने को एक आ गया कि इस समीकरण का एक मूल अपने को पूछा गया। देखो अब जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो 0 से लेके कहां तक है, 3 तक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 का मान निकाल लो। देखो यहां अगर अपन देखें तो देखो फंक्शन है वो तो ये हो गया। देखो एफ एक्स बराबर कितना हो गया, देखो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 हो गया। देखो एफ एक्स बराबर आ गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 आ गया। देखो अब अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो 0 से शुरू हो रहे हैं। देखो तो सबसे पहले 0 पे मान निकाल के देख लो। देखो इसका सबसे पहले 0 पे मान निकाल के देख लेंगे। देखो 0 पे इसका मान कितना आएगा, एक्स की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो ये बनेगा -10 यानी नेगेटिव आ रहा है। देखो -10 यानी नेगेटिव आ रहा है। देखो
ये बात ठीक है। फिर एक पे निकालेंगे, देखो एक पे इसका मान कितना आ जाएगा, देखो एक्स की जगह एक कर दो तो एक माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, ये भी -10 ही आ रहा है, -10 यानी ये भी लेस देन 0 आ रहा है। फिर दो पे निकाल लो इसका मान, दो पे इसका मान निकालेंगे, देखो बात ठीक है। दो पे इसका मान कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 2 कर दो, देखो 16 माइनस 2 माइनस 10 यानी इसका मान कितना आ रहा है 4 यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस समीकरण का एक मूल कहां पर आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। देखो अतः दी गई समीकरण का मूल इस अंतराल में होगा। देखो अंतराल क्लोज इंटरवल 1-2 में होगा। देखो ये 1 और 2 के मध्य होगा, ऐसे लिख देते हैं। अंतराल ये मूल 1 व 2 के मध्य होगा। देखो अब अगर 1 और 2 के बीच में एक ही ऑप्शन दे रखा है तो वही उत्तर हो जाएगा। देखो 1 और 2 के बीच में कितने ऑप्शन है, देखो एक ही ऑप्शन है, देखो तो यही उत्तर हो गया। देखो जो कि ऑप्शन सेकंड है, देखो जो कि ऑप्शन सेकंड है, देखो ये उत्तर हो जाएगा। देखो तो इस तरीके से अपन इनकी मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस तरीके से अपन इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। देखो अब न्यूटन रेफसन विधि कई होंगे लेकिन वो तरीके काम में नहीं आ पाएंगे। न्यूटन रेफसन विधि से क्वेश्चन करेंगे तो अपने को पहली बात तो पुनरावर्ती सूत्र लिखना पड़ेगा, फिर अपने को वो साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, छोटे छोटे मान आएंगे यहाँ पर, तो उनसे मूल ज्ञात नहीं कर पाओगे। आपको तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन करना है, इस तरीके से करेंगे। देखो मूल वाला क्वेश्चन अपन इस तरीके से करेंगे। देखो बीजीय समीकरण देंगे, बीजीय समीकरणों के मूल तो अपन वैसे भी नहीं निकाल पाएंगे, वो पहले ग्राफ बनाना पड़ता है, ग्राफ से एक मान निकालना पड़ता है, जैसे यहाँ अपन ने निकाला ना वैसे उसमें ग्राफ से निकालना पड़ेगा। देखो अब e की पावर x है, साइन की पावर है, उनका मान सबसे किसके निकलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा। देखो तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन बोल्जनो थ्योरम से इस तरीके से कर सकते हैं। देखो बोल्जनो थ्योरम से अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो द्विभाजन विधि लगाई एक तरीके से, अपन द्विभाजन विधि लगाई है। अब अगर मान लो 1 और 2 के बीच में 2 ऑप्शन होते तो अपन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते, फिर अपन मूल ज्ञात करते। फिर अगर मान लो उसके बीच में 2 ऑप्शन आते तो फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते। फिर द्विभाजन विधि से ही मूल ज्ञात करेंगे, अपन मूल ज्ञात करेंगे द्विभाजन विधि से, द्विभाजन विधि से ही मूल ज्ञात करेंगे अपन। मूल ज्ञात करने के लिए द्विभाजन विधि काम में लेंगे। देखो जैसे एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, देखो एफ एक्स बराबर अपने को दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दे रखा है, देखो बराबर 0 दे रखा है। देखो इसका मूल पूछा गया। देखो इसका मूल अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 2.6375 है, ये मान लो मूल दे रखे हैं। देखो तो देखो देखिए कौन सा मूल होगा इसका, इस समीकरण का मूल कौन सा आएगा। देखो देखो यहां जो ऑप्शन लिखे हैं वो थोड़ा मैंने समझने के लिए लिखे हैं, ये थोड़ा समझना बात को। ये अपने को तरीका समझना है, ये जो ऑप्शन दिए हुए आएंगे वो तो वो अपने को जो मूल दिया हुआ आएगा वही आएगा एग्जाम के अंदर, जो सही मूल होगा वही दिया हुआ आएगा। ये तो केवल समझने के लिए ऑप्शन लिखे हैं, ये ऑप्शन केवल समझने के लिए लिखे हैं। यहां पर देखें तो वही बात है, देखो एफ एक्स बराबर तो कितना हो गया, एफ एक्स बराबर तो कितना हो गया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ जो मूल दे रखे हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले 0 पे निकाल लो इसका मान, सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे 0 पे। देख 0 पे अगर अपन देखें तो इसका मान कितना आ रहा है, 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। 0 पे इसका मान आ रहा है पॉजिटिव। फिर 1 पे निकाल लो, देख 1 पे अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 माइनस 3 प्लस 1 यानी कितना आ रहा है, -1 लेस देन 0 आ रहा है। तो 0 पे इसका मान पॉजिटिव है, 1 पे इसका मान नेगेटिव है, तो इसका मतलब मूल कहां पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अतः समीकरण का मूल होगा 0 और 1 के बीच में।
जीरो और एक के मध्य विद्यमान होगा। अब जीरो और एक के बीच में अपन देख रहे हैं, देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो तो आगे वाला सन्निकटन और निकालेंगे, आगे वाला इटरेक्शन और निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को जोड़ के दो का भाग देते रहेंगे। देख जीरो में एक जोड़ दिया, फिर मैंने दो का भाग दे दिया। बात समझ रही हो कि देखो मूल अपने को ये पता लग गया कि समीकरण का मूल आएगा वो जीरो और एक के बीच में आएगा, क्योंकि जीरो के फंक्शन का मान पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। चिन्ह परिवर्तन जहां पे आ रहा है उन दोनों के बीच में मूल विद्यमान होगा। देखो अब जीरो और एक के बीच में अपन देख रहे हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो तो इसलिए आगे वाला सन्निकटन और निकालना पड़ रहा है अपने को। देखो अब दोनों को जोड़ के अगर दो का भाग देंगे तो कितना बन रहा है इसका मान, 0.5 बन रहा है। देखो अब 0.5 पे फंक्शन का मान निकाल लो। देखो 0.5 पे फंक्शन का मान निकालेंगे। देखो 0.5 पे फंक्शन का मान निकाल रहे हैं। देखो देखिए सही है क्या बात। 0.5 पे फंक्शन का मान निकालेंगे, कितना आएगा, x की जगह रख दो 0.5 रख दो। देखो इसमें x की जगह 0.5 रख रहा हूं, देखो ये रख दिया मैंने। देखो कितना आएगा इसका मान, देखो 0.25 हो जाएगा नहीं, और ये कितना आ रहा है, माइनस का 1.5 आ रहा है, +1 आ जाएगा। देखो यानी कितना आ जाएगा इसका मान। आपने को तो ये देखना है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, उससे भी कोई मतलब नहीं है कि इस एग्जैक्ट मान क्या आएगा इसका। भाई आपने को केवल ये देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहां अगर देखें तो ये तो 1.25 हो गया, ये नेगेटिव आएगा। देखो नेगेटिव आएगा। देखो अब देखो देखिए मूल कहां पर होगा, 0.5 पे तो इसका मान नेगेटिव आ रहा है। देखो और 0 पे इसका मान क्या आ रहा था, 0 पे तो देखो इसका मान पॉजिटिव था। 0 पे इसका मान पॉजिटिव था, जबकि 0.5 पे इसका मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो तो अपन ये बात लिख रहे हैं। देखो 0 पे तो इसका मान क्या है, देखो 0 पे तो इसका मान पॉजिटिव है, और 0.5 पे इसका मान क्या है, नेगेटिव है। देखो अतः मूल कहां पर आएगा, 0 और 0.5 के बीच में आएगा। देखो अतः मूल 0 और 0.5 के मध्य होगा। देखो के मध्य होगा। देखो अब देखो 0 और 0.5 के बीच में एक ही ऑप्शन है क्या, अगर एक ही ऑप्शन है तो उत्तर हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन है तो फिर दोनों को जोड़ के दो का भाग दे देंगे। देखो आगे वाला इटरेक्शन निकाल लेंगे। देखो आगे वाला सन्निकटन निकाल लेंगे। देखो तो यहां पर देख रहे हैं, देखो 0 और 0.5 के बीच में एक ही मान आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा। देखो जो कि ऑप्शन सेकंड है, जो कि ऑप्शन सेकंड है। तो सेकंड ऑप्शन है वो यहां पे सही रहेगा। देखो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। अगर 0 और 0.5 के बीच में दो ऑप्शन होते तो अपन क्या करते, दोनों को जोड़ के फिर दो का भाग दे देते, दोनों को जोड़ के फिर अपन दो का भाग दे देते। 0 और 0.5 के बीच में अगर दो ऑप्शन होते दोनों को जोड़ के फिर दो का भाग दे देते है। टेस्ट वाला क्या आ रहा है, वो तो वही मैं बता रहा हूं। देखो ये बात अपने को एक मूल निकालना है। अभी ऑप्शन मैंने ऐसे लिखे, मैंने कहा भी था आपको ये बात, भाई एक मूल देंगे अपने को, एक मूल अपने को देंगे। ये ध्यान रखना, एक मूल अपने को देंगे, ये तो है नहीं कि दो मूल दे देंगे, भाई एक मूल अपने को देंगे। 3 पे इसका मान क्या आ रहा है, 3 पे मान पॉजिटिव आ रहा है कि इसका, हाँ तो हो सकता है वो भी होगा, दोनों ही होंगे। भाई वैसे भी देखें तो इस समीकरण के दो मूल आएंगे, देख तो हो सकता है वो भी मूल हो सकता है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने ये बात शुरू में ही आपको बताई थी कि ऑप्शन में ऐसे लिख रहा हूँ एक बार समझने के लिए। ऑप्शन केवल अपने को समझने के लिए लिख रहे हैं, देखो क्योंकि उत्तर तो एक ही तो आएगा इसका, भी ऑप्शन एक ही देंगे इसके अंदर। इस बात को समझे नहीं, देखो दोबारा मैं बताऊं आपको एक बार, दोबारा एक बार मैं बताऊं। देखो जो एग्जाम में ऑप्शन देंगे वो अपने को एक ऑप्शन देंगे। यहां अगर अपन देखें तो देखो एक पे इसका मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखो एक पे इसका मान क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। 2 पे इसका मान क्या आ रहा है, 2 पे इसका मान अगर देखें तो 2 पे क्या आ रहा है इसका मान है, 2 पे नेगेटिव आ रहा है। 2 पे इसका मान अगर अपन देखें तो 2 पे इसका मान कितना आ रहा है, 4 - 6 + 1 यानी कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। 3 पे इसका मान अगर देखें तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3 पे इसका मान, x की जगह अगर अपन 3 रखें तो 9 - 9 + 1 > 0 आ रहा है। तो एक मूल यहां भी आएगा इसका, 2 और 3 के बीच में भी आएगा, एक मूल 2 और 3 के बीच में भी आएगा। तो वैसे भी अगर अपन देखें तो द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। एक मूल तो कहां पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। एक मूल कहां पे होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। एक मूल 2 और 3 के बीच में होगा, दो मूल होंगे इसके। नहीं समझे बात, दो मूल होंगे इसके। ये तो अपन एक बार ऑप्शन वैसे लिखे समझने के लिए, एक बार मैंने बताया था ना कि ऑप्शन में ऐसे लिखना हो एक बार। अब दो मूल होंगे, वैसे भी दो मूल होंगे। एक मूल आएगा इसका 0 और 1 के बीच में आएगा। वैसे भी अगर आप निकाल के देखो, द्विघात समीकरण सोल्व कर लो,
फिर द्विघात समीकरण सोल्व करके अपन दो मान निकाल सकते हैं यहाँ पर। एक मूल मिलेगा आपको 0 और 1 के बीच में मिलेगा, एक मूल आपको 2 और 3 के बीच में मिलेगा। देख दो मूल आएंगे इसके, वैसे भी इसके दो मूल आएंगे। देख द्विघात समीकरण है, अगर सोल्व करते हैं देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। देखो सुनेंगे इधर, अगर द्विघात समीकरण है सीधराचार्य सूत्र से मान निकालें तो कितना आएगा। देख माइनस बी प्लस माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 9 माइनस कितना आएगा 4 इंटू ए इंटू सी, अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। देख याद आएगा ना। देखो 3 प्लस माइनस ये कितना आ रहा है अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का मान लगभग कितना हो जाएगा 2 पॉइंट के समथिंग होगा। कितना है अंडर रूट 5 का मान 2.36 के आसपास, या कितना होगा मान लो, कुछ भी मान लो 2.3 मान ले एक बार, अपॉन में 2 आ गया। देख अपॉन में 2 आ गया। देख अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो इसका मूल अगर निकालते हैं तो एक तो देखो 3 प्लस ये आ गया, प्लस अगर चिन्ह लेते हैं तो ये बनेगा 5.3/2 बनेगा। देखो यानी कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कुछ आएगा ना। देखो 5.3 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 2.6 के आसपास आ जाएगा। एक मूल तो ये आएगा। देखो एक अगर माइनस चिन्ह लेते हैं तो माइनस चिन्ह लेने पर कितना आएगा। देखो 3 में से अगर 2.3 घटा देंगे तो 0.7 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। देखो लगभग 0.35 के आसपास आएगा। देखो तो दो मूल आ रहे हैं ना इसके, आएंगे तो ये तो ऑप्शन मैंने बताया था ना ऐसे लिखने मैंने। तो एक मूल आएगा इसका, देखो एक मूल तो आ रहा है 0 और 1 के बीच में आ रहा है, एक मूल आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा। लेकिन एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन देंगे सही, जो सही ऑप्शन होगा वो देंगे एग्जाम के अंदर। तो इसलिए अपन इससे पता लगा सकते हैं। देखो इससे अपन इसका आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। देखो जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो समझ रहे हो क्या, वो बात देखो है ना, जो बात बताना चाह रहे हैं उसको समझो। देखो दोबारा मैं बताऊं, देखो मूल अपने को निकालने पड़ेंगे ऐसे ही। देखो क्योंकि यहां तो 2 घात का समीकरण था इसलिए अपने देखो इस तरीके से भी सोल्व कर लिया। मान लो 5 घात का समीकरण होता ही तो अपन इस तरीके से नहीं निकाल पाते। देखो तो मूल देखने का बिल्कुल आसान तरीका है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको देख लेंगे। देखो ऑप्शन 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 0 से मान रखना स्टार्ट कर दो। देखो अब 0 पे इसका मान क्या आ रहा था पॉजिटिव, 1 पे इसका मान नेगेटिव, तो एक मूल आएगा 0 और 1 के बीच में। एक मूल 0 और 1 के बीच में आएगा, वो मूल अपन ने देखा। देखो ऐसे ही इसका एक मूल होगा 2 और 3 के बीच में भी होगा, वो मूल भी अपन देख सकते हैं। वो मूल हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा उसके अंदर, वो मूल हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी एग्जाम में देंगे वो एक ही ऑप्शन देंगे तो वो सही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। इसका भी ऑप्शन चेंज करना चाहो चेंज कर देना, पहला ऑप्शन 1 पॉइंट ये कर देना, इसको 1.6375 कर देना, उसको 1.6375 कर देना। ये मैंने समझने के लिए लिखा था, ऐसे लिखा था। तो देखो मूल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो अभी सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में, सेकंड ग्रेड 2022 साइंस का डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि द्विभाजन विधि में, देखो यदि द्विभाजन विधि में यदि द्विभाजन विधि में n बार, द्विभाजन विधि में n बार पुनरावृत्ति करने पर एफ ए एफ बी लेस देन 0 आता है। एफ ए एफ बी लेस देन 0 हो तो जिस अंतराल में एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0 की मूल विद्यमान होंगे, एफ एक्स बराबर 0 के मूल विद्यमान होंगे, उसकी लंबाई है, उसकी लंबाई पूछी गई है, उसकी लंबाई है। ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, पहला ऑप्शन ये दे रखा था बी एन माइनस ए की पावर एन अपॉन 2 की पावर एन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा था, कैसे लिख देते हैं, सेकेंड ऑप्शन दे रखा था बी माइनस सी,
अपॉन 2 की पावर n, ऐसे दे रखा था भाई। थर्ड ऑप्शन दे रखा था इसके अंदर b माइनस ए बाई टू, b माइनस ए बाई टू दे रखा था। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। देखो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पे सही रहेगा इसके अंदर। सेकंड ऑप्शन सही होगा, थोड़ा अपन देख भी लेते हैं इस बात को। देख सेकंड ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, देख भी सकते हैं। देखो इस बात, ये कहा गया कि द्विभाजन विधि में अगर n बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, देखो एफ ए एफ बी लेस देन जीरो का मतलब वही हो गया कि एफ ए का मान तो पॉजिटिव है मान लो, एफ बी का मान नेगेटिव है, या एफ ए का मान नेगेटिव है, एफ बी का मान पॉजिटिव है। एफ ए एफ बी लेस देन जीरो कब आएगा? एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। देखो तो यहाँ पे ये कहा गया कि यदि द्विभाजन विधि में n बार पुनरावृत्ति करने पर एफ ए एफ बी लेस देन जीरो, तो जिस अंतराल में इस समीकरण के मूल विद्यमान होंगे उसकी लंबाई पूछी गई। n बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपन, देखो n बार अपन अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा रहे हैं, देखो यानी n बार अपन सन्निकटन मान निकाल रहे हैं। देखो तो सबसे पहले अपन ने मान लिया कि मूल है वो यहां पर स्थित है। देखो थोड़ा लिख लो, वैसे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फिर सबसे पहले अपन ने मान लिया कि इस समीकरण का जो मूल है वो यहां पे विद्यमान है। देखो माना समीकरण एफ एक्स बराबर जीरो का जो मूल है वो क्लोज इंटरवल ए बी में है। देखो क्योंकि अपने वो दे भी रखा है कि एफ ए एफ बी लेस देन जीरो। देखो एफ ए एफ बी लेस देन जीरो दे भी रखा है। देखो ये तब इसकी लंबाई अगर देखें तो कितनी आ जाएगी? देखो इस अंतराल की लंबाई, देखो वैसे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो इस अंतराल की लंबाई अगर देखें तो लंबाई कितनी आ जाएगी भाई? सबसे पहले तो अपन कर रहे हैं, देखो ये कर रहे हैं, देखो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। देखो अगर इसकी लंबाई देखें तो लंबाई कैसे देखते हैं? देखो इस बिंदु में से ये बिंदु घटा देंगे। देखो इस बिंदु में से ये बिंदु घटाएंगे, इस अंतराल की लंबाई आएगी। देखो अंतराल की लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो बी माइनस ए हो जाएगी। देखो ये हो जाएगी। अब अपन पुनरावृत्ति विधि में क्या करते हैं? देखो दोनों को जोड़ के इसका मध्य बिंदु लेते जाते हैं। देखो अब अपन क्या करेंगे? ए और बी को जोड़ेंगे, इसका मध्य बिंदु लेंगे। देखो ये बिंदु लेंगे। देखो इसको अपन ने कह दिया x1 बराबर कह दिया a प्लस बी बाई टू कह दिया। देखो ये कह दिया। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो भाई आगे वाला सन्निकटन निकालने के लिए क्या करेंगे? ए और बी को जोड़ेंगे, जो मध्य बिंदु आएगा वो अपन लेंगे। देखो अब अगर इस पे फंक्शन का मान लो ए पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मूल यहाँ पे स्थित होगा। देखो अगर इस पे मान लो इसका मान नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, तो मूल यहाँ पे स्थित होगा। देखो तो दोनों जो विपरीत चिन्ह में होंगी उस अंतराल में मूल स्थित होगा। देखो अब इस अंतराल की लंबाई अगर देखें तो कितनी आएगी? देखो अब ये जो अंतराल आया, देखो ये जो अंतराल आ रहा है, मान लो भाई सपोज ये अंतराल ले लिया अपने। देखो इस पे मान लो नेगेटिव है और इस पे पॉजिटिव है, तो ये अंतराल आ गया। देखो अपने पास अगर मैं इसको मान लो कह दूं, ए को मान लो सपोज एक बार मैंने A1 कह दिया, इसको मैंने कह दिया B1 कह दिया। देखो ये कह दिया। देखो अब इस अंतराल की लंबाई अगर देखेंगे तो कितनी आएगी? इस अंतराल की लंबाई हाफ तो होगी भाई। यहाँ पे मध्य बिंदु ले रखा है अपन ने, पूरी की लंबाई b माइनस ए थी, अब हाफ कर दिया। देखो तो इसकी लंबाई कितनी आएगी? b माइनस ए बाई टू आएगी। देखो इसकी लंबाई आ जाएगी b माइनस ए बाई टू आएगी। देखो अब आगे वाला सन्निकटन निकालने के लिए फिर अपन क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के फिर 2 का भाग देंगे। देखो फिर दोनों को जोड़ के अपन 2 का भाग देंगे। देखो तो वो बीच में आ जाएगा, मान लो x2 आ गया कितना? a1 प्लस b1y2 आ गया। देखो ये आ गया। देखो ये x2 हो गया। देखो अब मूल कहां पर स्थित होगा? या तो इस अंतराल में स्थित होगा या इस अंतराल में स्थित होगा। मान लो इस अंतराल में स्थित है मूल वापिस अपन ने मान लिया कि इस अंतराल में स्थित है। देखो इन दोनों के बीच में स्थित है, x2 और b1 के बीच में स्थित है। देखो बात समझ रहे हो या नहीं? देखो भाई यहां अपन ने मान लिया कि जैसे x2 पे तो इसका मान मान लो कोई भी नेगेटिव है और इस पे मान पॉजिटिव है। देखो अगर इन दोनों का विपरीत चिन्ह है तो मूल यही तो स्थित होगा इन दोनों के बीच में। ये सही है बात? दोबारा मैं बताऊं, देखो एक बार, बिल्कुल आसान बात थी भैया। अगर ए पे मान लो फंक्शन का मान नेगेटिव है, बी पे फंक्शन का मान पॉजिटिव है, तो मूल कहां पर आएगा? ए और बी के बीच में। तो इस अंतराल की लंबाई तो हो गई b माइनस ए हो गई। फिर अपन ने दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया। देखो अब अपन ये देखेंगे, मान लो ए पे भी नेगेटिव आ गया और बी पे पॉजिटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव है ही और इस पे भी पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब मूल कहां पर आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। देखो तो इस बिंदु को तो मैंने कह दिया b1 कह दिया, इसको मैंने एक बार a1 कह दिया, तो नया जो अंतराल बना वो अपने पास ये बन गया। देखो जैसे वहां पे अपन कर रहे थे ना भाई, मूल आ रहा था जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में आ रहा था, तो पहले 0 लिया था फिर 1 लिया था, फिर उसको कर दिया था अपने 0.5 कर दिया था, फिर 0 और 0.5 के बीच में आ गया था। तो लंबाई हाफ होती जाएगी ना हर बार, उसकी लंबाई हर बार उसकी हाफ होती जाएगी, आधी होती जाएगी। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो इसमें अगर मूल है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? b माइनस ए बाई टू हो जाएगी, क्योंकि इसका हाफ कर दिया अपन ने। देखो अब अपन अगर मान लो मूल इसके अंदर स्थित है, फिर अपन क्या करेंगे? इन दोनों का मध्य बिंदु लेंगे। देखो
अब इन दोनों का मध्य बिंदु ले लिया, मान लो या तो मूल यहां पे स्थित होगा या मूल यहां पे स्थित होगा। अगर इसका मान नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है तब तो मूल यहां पे आएगा, और अगर इसका नेगेटिव है और इसका पॉजिटिव है तब मूल यहां पे होगा। देखो तो अगर मान लो मूल इस अंतराल में, देखो तो फिर इसकी लंबाई कितनी होगी, अब हाफ होगी। देखो तो लंबाई कितनी आ जाएगी इस अंतराल के, देखो इस अंतराल की लंबाई अगर देखें तो इस अंतराल की लंबाई हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसी प्रकार अगर अपन n बार इसमें अप्रोक्सीमेशन करेंगे, देखो इसी प्रकार अगर n बार इसमें अपना अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो कितनी आ जाएगी लंबाई, देखो b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n आ जाएगी। देखो इसी प्रकार अगर n बार पुनरावृत्ति करें, देखो n बार पुनरावृत्ति करने पर, n बार पुनरावृत्ति करने पर, देखो n बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, देखो करने पर जो अंतराल की लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो अंतराल की लंबाई वो हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n हो जाएगी। ये अपन देख सकते हैं, ये अपन देख सकते हैं। देखो अंतराल की लंबाई हो जाएगी b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n हो जाएगी। तो यहां जो सही ऑप्शन था वो सेकंड ऑप्शन सही था। देखो थर्ड ऑप्शन सही था। देखो सेकंड नहीं, हाँ सेकंड ऑप्शन b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n, सेकंड ऑप्शन है वो इसमें सही है। हर बार लंबाई इसकी हाफ होती जाएगी। वहां जो अपन देख रहे थे, ये तो देख रहे थे भाई 0 से 1 अंतराल आ गया, फिर दोनों को जोड़ के अपने 2 का भाग दे दिया तो 0 से 0.5 आ गया, फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 0 से 0.25 आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो और कम हो जाएगा, ये हाफ होता जाएगा। देख तो यहां जैसे 1 थी, फिर 1/2 हो गई, फिर 1/2 का स्क्वायर होगी, अंतराल की लंबाई तो निकाल रहे हैं अपन, तो हर बार ये हाफ होती जाएगी। देख ये अपन देख सकते हैं। तो यहां जो ऑप्शन सही होगा वो b माइनस ए अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा। देखो तो द्विभाजन विधि में यही बात है बस। देखो मूल ज्ञात करने के लिए अपन हर बार द्विभाजन विधि काम में लेंगे। देखो इसी से अपन मूल ज्ञात कर पाएंगे। देखो जो भी समीकरण दे रखा है ऑप्शन देख लो कि कौन से ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है, देखो वहां से मान रखना स्टार्ट कर दो। देखो एग्जाम में जो आएगा वो एक ही ऑप्शन मिलेगा अपने को, देखो तो उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। देखो अभिसरण की जो दर है वो कितनी होती है इसकी, 1/2 की पावर n होती है। अभिसरण होता है वो क्या माना जाता है, रेखीय माना जाता है। देखो बोल्जनो प्रमेय पे आधारित है। देखो